गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हमने अपने क्लास में पढ़ा था कंपनी रूल, जो कि 1773 टू 1853 तक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्राउन रूल। क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था 1858 से और ख़त्म हुआ था 1947 के एक्ट के बाद। 1947 में हमें पता है कि हमें आज़ादी मिल गई थी और 1858 से 1947 तक क्राउन रूल चला था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है हमारे दिमाग में कि आखिर क्राउन रूल की ज़रूरत क्या पड़ गई। जब कंपनी रूल चल ही रहा था तो ये क्राउन रूल आने की क्या ज़रूरत हो गई थी। तो इसी टॉपिक में थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका दिया हुआ है, जितना पॉलिटी के लिए ज़रूरी है। बाकी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो हम हिस्ट्री की क्लास में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो पहला एक्ट आता है जब क्राउन रूल के बाद, उसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसमें बताया गया है दिस एक्ट इनेक्टेड इन वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्यों बनाया गया, क्योंकि ये इसका रिजल्ट था। किसका रिजल्ट था? रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिजल्ट था। जब रिवोल्ट हो गया 1857 का, हमें पता है कि बहुत ही बुरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रभावित हुई थी इस रिवोल्ट के बाद से। उसके बाद ही क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन थी, उन्होंने अपने हेड में अज्यूम कर लिया था कि भाई अब हमको दे दो पावर, कंपनी के बस की है नहीं अब चलाना इंडिया को। ओके, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्राउन ने अपने हाथ में ले ली थी पूरी पावर, और अब जो एक्ट बनते थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से बनते थे। ठीक है, और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन किस नाम से? सिपॉय म्यूनिटी के नाम से, सिपॉय म्यूनिटी के नाम से। और इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये एक्ट, इस एक्ट को इस तरीके से भी जाना जाता है कि ये इंडिया में गुड गवर्नेंट लाएगा। ओके, उसके बाद क्या है? एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश करता है और ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। बेसिकली इसमें यही होता है कि ये पावर को ट्रांसफर करता है कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। कौन कौन से पावर को? गवर्नमेंट पावर को, टेरिटरी के पावर को और रेवेन्यू पावर को। पहले जो रेवेन्यू था वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, अब ये सारा प्रोसेस क्राउन के अंडर में आएगा। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, अब इसका फीचर हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर थे। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो था वो ये है कि इंडिया हैंस फोर्थ गवर्नड बाय नेम ऑफ हर मैजेस्टी। ओके, कि इंडिया अब आगे से किसके द्वारा गवर्न होगा? हर मैजेस्टी के द्वारा। हर मैजेस्टी कौन थी? बेसिकली ये क्वीन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड थी में भी। तो अब ये क्वीन के नाम से होने लगेगा गवर्न। उसके बाद क्या हुआ? It changed the designation of Governor General of India to that of the Viceroy of India। इसने डेजिग्नेशन को, इसने पदनाम, इसका हिंदी शब्द जो मैंने देखा है वो है पदनाम, कि इसने नाम को ही चेंज कर दिया। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल हुए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। अब क्राउन, ये जो क्राउन एक्ट आ गया, जब क्राउन रूल आ गया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओके, तो इसके पीछे जो मेन रीजन था, मेन जो कह सकते हैं जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि ही कौन? वाइसराय। वाइसराय डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। जो वाइसराय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता था किसको? ब्रिटिश क्राउन को। कहाँ पे करता था रिप्रेजेंट? इंडिया में करता था रिप्रेजेंट। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैनिन बिकम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। कैनिन बिकम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। यहाँ पे लॉर्ड कैनिन लिखा है, लेकिन ठीक है, इन्होंने इंडिया के लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि इन्हें लॉर्ड कहा जाए, तो हम कैनिन ही नाम याद रखते हैं। ये क्या बने? ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बने। ये गवर्नर जनरल भी ऑफ इंडिया भी थे, बट जो हमारे भारत में जब ब्रिटिश क्राउन आ गया
तो वो वायसराय कहे जाने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैनिन वॉज बिकम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या इनेक्ट किया गया, इट इंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ओके, इट इंडेड क्या, एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। कैसे किया, बाय एबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश कर दिया, और ये जो बेसिकली फॉर्म करते थे डुअल गवर्नमेंट को, तो डुअल गवर्नमेंट को खत्म किया। उसके बाद क्या होता है, इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, उसने एक नया ऑफिस बनाया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड वास्टेड कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट अथॉरिटी किस में वॉस्ट कर दी गई, किसको दे दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई, जो इंडिया के लिए बना था। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो हमें याद रखना है कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा बनाया गया था। और इसको कौन सा पावर दिया गया था, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया था, जुडिशियल पावर दिया गया था, पॉलिटिकल पावर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि इसको इंडिया का कंप्लीट अथॉरिटी दी गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दी गई थी कंप्लीट। ओके, उसके बाद क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, जो कि फॉर्म किया गया था इस एक्ट के द्वारा, वो मेंबर होता था किसका, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। और रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता था, रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। ओके, रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो इसके द्वारा लिया गया वो क्या था, वो ये था कि इट इस्टेब्लिश्ड 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बना दिए गए, अब उनको असिस्ट करने के लिए कुछ काउंसिल मेंबर भी चाहिए, तो 15 मेंबर की काउंसिल बनाएगी। क्या करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए। काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी, कि पूरा डिसीजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो हेड था उसका ही होगा। काउंसिल जो थी, जो 15 मेंबर की जो काउंसिल बनी थी, वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, कुछ ऐसा मेजर डिसीजन नहीं ले सकती थी वो। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे उनको बना दिया गया चेयरमैन, मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के चेयरमैन कौन बन गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए, और 15 मेंबर की काउंसिल होगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल में कितने मेंबर हुआ करते थे, सबसे पहले तो 15 मेंबर हुआ करते थे। ओके, अब इधर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब ये वाला एक पॉइंट है जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द एक्ट ऑफ 1858 वॉज हाउ एवर लार्जली कन्फाइंड टू improvement of the administrative machinery by which Indian government was to be supervised and controlled in England. Okay, और उसके बाद क्या है, it did not alter in any substantial way of the system of government that prevailed in India. Okay, तो ये बेसिकली ये था कि एक्ट ऑफ 1858 बना था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि ये बहुत इंडियंस की स्थिति को मजबूत बना देगा या बहुत कुछ ऐसा अच्छा कर देगा, है ना। इसका नाम बेशक दे दिया गया था कि गुड गवर्नेंस, इंडिया के गुड गवर्नेंस के लिए बनाया गया है ये एक्ट, और ये है वो है, लेकिन गुड हो रहा था सिर्फ ब्रिटिश कंपनी का और क्राउन का, है ना। कि अब देखिए इसी से पता चलता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, पहले वो रेवेन्यू, पहले वो पूरा बिजनेस कॉमर्स पे थी, लेकिन उन्हें पता चल गया कि बिजनेस कॉमर्स में उतना बेनिफिट नहीं है जितना एडमिनिस्ट्रेशन में है, जितना रेवेन्यू में है ना। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे इस चीज पे अपना कमांड बनाना चालू कर दिया, और अब देखिए अब तो रिवोल्ट ही हो गया पूरी तरीके से। तो अब धीरे धीरे क्राउन रूल आने लगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है वो 1861 का आता है। नेक्स्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो 1861 का आता है। आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड नेसेसिटी टू सीकिंग द cooperation of the Indian in the administration of their country. ओके, कि जब 1857 का रिवोल्ट हो गया ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये महसूस हो गया कि भाई बिना इंडियन के कॉपरेट बिना इंडियंस के, बिना लोकल, बिना नेटिव्स के कॉपरेशंस के हम कुछ नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। तो वो करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत तो लगेगी। तो
एडमिनिस्ट्रेशन में अब इंडियंस को लाने के लिए नए नए प्रोविजंस बनाए जाने लगे। इन द परसुइंग ऑफ दिस पॉलिसी 3 एक्ट वर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो किस चीज़ को परस्यू करने के लिए कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुचारू रूप से इंडिया में चलाना है तो जो इंडियंस हैं उनको धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में लाना पड़ेगा। बेशक कि कम रेशियो में लाना पड़ेगा, लेकिन लाना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना लोकल लोगों के, भाई लोकल लोगों की भाषा और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस था। तो इसके लिए क्या हो गया, 3 एक्ट लाए गए, 3 एक्ट इनेक्ट किए गए, जो था एक्ट 1861, 1892 एंड 909, मतलब 1909। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए। तो कैसे लैंडमार्क है आगे हम देखेंगे, इसके फीचर जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। ओके, तो इस पहला फीचर तो यही है कि इट एसोसिएटिंग इंडियंस विथ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसने इंडियंस को एसोसिएट कर दिया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। बेसिकली इतना कुछ इनको दिया नहीं गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसे कहते हैं ना कि एक इमेज क्रिएट कर दी गई थी कि भाई इंडियंस को हम देखो लॉ मेकिंग में ला रहे हैं, वो लॉ कोई इंडियन मेक नहीं कर रहा था। तो वो हो गया कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में इट प्रोवाइडेड वायसराय, ये क्या प्रोवाइड करता है ये एक्ट, कि वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। कि वायसराय को नॉमिनेट करना होगा कुछ ऐसे इंडियंस को, किस चीज़ के लिए, उसके एक्सपेंडेड काउंसिल के लिए। इन 1862 1862 में जो उस टाइम के वायसराय थे, उनका नाम था केनिन, ने नॉमिनेट किया 3 इंडियन को उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, अभी देखिए, अभी यहाँ पे ना बार बार इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया जाएगा, बार बार आप आगे भी देखेंगे कि हर एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्ट किया जाने लगेगा। फिर जब धीरे धीरे देखा जाएगा कि नहीं, इंडियंस में और जागरूकता बढ़ रही है, इंडियंस और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो फिर उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ऐड किया जाने लगेगा धीरे धीरे बढ़ाने के लिए, कि इंडियंस को हम भाई बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और इसलिए तो जो वायसराय था वो नॉमिनेट करता है 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें एक तो थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, एंड तीसरे जो थे उनका नाम था सर दिनकर राव। तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन 3 ऐसे मेंबर थे जिनको नॉमिनेट किया गया था। तो आपको नाम दे देगा या ऐसे कह देगा कि कौन नहीं था, तो ये तीनों नाम दे के कुछ अदर नाम दे देगा एक, तो उसमें आपको ये नाम कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव थे, वो किया गया था। और ये किस एक्ट के थ्रू किया गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1861 के थ्रू, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू किया गया था। और टाइम पीरियड इसका क्या था, इनको नॉमिनेट करने का टाइम पीरियड था 1862। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इट इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इसने क्या कर दिया, इसने इनिशिएट किया किस चीज़ का, डिसेंट्रलाइजेशन का कैसे, बाय रीस्टोर कर दिया गया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी का, जो कि सेंट्रलाइज कर लिया गया था, ऐसा कि जो सेंट्रलाइज कर लिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। ओके, अब उसको रिलीज कर दिया गया और बोला गया कि भाई अपना लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी तुम खुद संभालो, बेसिकली डिसेंट्रलाइज किया जा रहा था पावर को। इट ऑल्सो प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब, है ना, कि इसने और क्या प्रोवाइड किया, इसने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब को इस्टेब्लिश किया। कौन से टाइम पीरियड में, बंगाल को बनाया गया 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को बनाया गया 1886 में, एंड द पंजाब प्रोविंसेस को बनाया गया 1897 में। एंड द अदर पॉइंट वाज इट empowered Viceroy to make rule and order for
ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। इसने वायसराय को एम्पावर किया कि वो कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस को बना सकता है, उसके लिए रूल बना सकता है। एंड गेव द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। एंड रिकॉग्नाइज किस चीज़ को करता है? पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता है, पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। तो हमें याद रखना है कि ये काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के थ्रू किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड कैनिन के द्वारा। और टाइम पीरियड क्या था इसका? 1859 था। अंडर दिस मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज फॉर वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट and was authorized to issue final order on behalf of the council on matter of his department। बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें क्या काम किया जाता था? उसमें काम ये किया जाता था कि इसमें वायसराय के काउंसिल के जो मेंबर होते थे ना, उनको इंचार्ज दे दिया जाता था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के किसी एक या दो टॉपिक का, किसी एक या दो उसका कि ऐसे उनको टॉपिक दे दिया जाता था कि भाई इस ये डिपार्टमेंट आपका है और आप ऑथराइज होते हैं अपना काउंसिल का मैटर को ये बताने के लिए या उस पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए। ओके। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिन इन 1859। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज बनाया जाता था ऑन वन और मोर डिपार्टमेंट, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के। ओके। एंड ऑथोराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल, कि फाइनल ऑर्डर भी इशू करने के लिए इनको ऑथराइज किया जाता था। आगे का जो पॉइंट है, इट एम्पावर द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंक्यूरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि ये एक्ट जो था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कह सकते हैं इसको, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 जो था वो वायसराय को ऑथोराइज करता था कि ये ऑर्डिनेंस बना सके और उसको लागू कर सके और बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सहमति के और बिना उनके ऑक्यूरेंस के। किस पीरियड में? इमरजेंसी के पीरियड में। किस पीरियड में? इमरजेंसी के पीरियड में। और ऐसे जो ऑर्डिनेंस थे, इसका लाइफ क्या था? इसका लाइफ था 6 मंथ। इस ऑर्डिनेंस के लाइफ कितना था? 6 मंथ था। अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी में कुछ ऑर्डिनेंस ला सकता है ना, और उसका भी टाइम पीरियड 6 मंथ ही होता है और उसको फिर अमेंड करके बढ़ाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये यहाँ से लिया गया है। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बताया गया है कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से लिया गया। 1935 का वर्ल्ड फेमस जो है हमारा एक्ट, उसी से लिया गया है मैक्सिमम ऑफ द चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। फीचर क्या है इसके? फीचर क्या है? ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके। और बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। ओके। ये इंक्रीज करता है किसको? मेंबर ऑफ एडिशनल, मतलब एडिशनल मतलब क्या? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज करता है किसमें? सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज करता है, उनकी जनसंख्या उनका जो नंबर होता है उसको इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट है, इट इंक्रीज फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। देखिए मैंने कहा था ना कि पहले लेजिस्लेटिव में लिया जाएगा इंडियन मेंबर को, फिर उनको एग्जीक्यूटिव में कुछ पावर दिए जाएंगे। तो वो वाला सिस्टम यहाँ से चालू होता है
कि इट इंक्रीज फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके फंक्शन को ये इंक्रीज करता है, और ये यही लेजिस्लेटिव काउंसिल में तीन इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया गया था। और अब इसको पावर क्या दे दी गई? पावर ये दे दी गई कि भाई आप बजट पे डिस्कशन कर सकते हो कि कितना बजट किस पे खर्च हो रहा है, शिक्षा पे बजट खर्च हो रहा है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन पे हो रहा है कि नहीं, है ना। और एड्रेस क्या कर सकते हो? क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हो टू एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस तरीके का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है इट प्रोवाइडेड नॉमिनेशन ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर। पहला, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसराय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दूसरा, द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल by the governor on the recommendation of district boards, municipalities, universities and trade association, jamidars and chambers. Okay. Act made limited and indirect provision for use of election in filling up some of the non-official seat both in central and provisional legislative council. अब इसको हम समझते हैं। It provided नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये प्रोवाइड करता है नॉमिनेशन, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर के नॉमिनेशन को प्रोवाइड करता है। कैसे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोवाइड, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर आएंगे वो किस तरीके से आएंगे? वो आएंगे वायसराय की रिकमेंडेशन से, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, एंड दैट ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द, और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो रहेंगे वो कैसे आएंगे? वो गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार एंड चैम्बर। ओके। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि एक्ट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज द इलेक्शन। ये एक्ट जो होता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो होता है, वो फर्स्ट टाइम इसमें क्या किया गया कि इसमें लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाए गए, यूज किए गए इलेक्शन के, कि वो जो नॉन ऑफिशियल सीट थी उनको फिलअप करने के लिए कुछ ऐसे इलेक्शन के प्रोविजन बनाए गए। हालांकि वर्ड जो इलेक्शन है उसको यूज नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए कि इनडायरेक्ट कुछ इलेक्शंस होंगे जिससे कि नॉन ऑफिशियल मेंबर की सीट को भरा जाएगा। ओके। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, 1909 इसको कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, बहुत। और इसके बाद अब जितने भी एक्ट आएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ही आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इधर से ही आते हैं। इसमें तो कुछ इतना है नहीं, ये वाला जो पॉइंट है ना ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाता है, तीसरे नंबर का। इसमें जो मेन है कि बजट पे दे दिया गया डिस्कशन करने को, क्वेश्चन एड्रेस करने को दे दिया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया, है ना। तो इंक्रीज तो आगे भी किया जाएगा, फिर आगे भी किया जाएगा, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये नंबर 2 का ही है कि नंबर 2 पे जो पॉइंट है कि बजट पे डिस्कशन कौन से एक्ट के थ्रू दिया गया, और क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अराइज करने को कौन से एक्ट के द्वारा दिया जाता था। ये जो दो पॉइंट है यही यहाँ से मेजोरिटी ऑफ टाइम पूछे जाते हैं। ओके। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कई बार आप लोगों ने अपने प्रैक्टिस सेट में देखा भी होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस अगर आप लोग कर रहे होंगे तो ये देखा होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को और किस नाम से जाना जाता है, या मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म को कौन से एक्ट को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। अब हम जान लेते हैं कि मॉर्ले कौन था। तो मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। अब मुझे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन से एक्ट के थ्रू बनाए गए थे, है ना। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू फॉर्म हुआ था ये वाला पोस्ट, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? इंडियन गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था या क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल था? मैंने अभी पढ़ाया है। अब फीचर हम देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। ओके। फीचर इसमें ये हो गया
कि इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखा, फिर यही पॉइंट आ गया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये वाली पॉइंट, कि इसमें भी इंक्रीज कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और बोथ दोनों जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगह पे उनके मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया, सेंट्रल और प्रोविजनल दोनों में। उसके बाद क्या हो गया, नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज राइज्ड फ्रॉम 16 to 60, मतलब मैक्स किया गया कि 16 से 60। तो ये क्वेश्चन बनता है कई बार ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा किस में बढ़ाया गया, तो सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1901 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में बढ़ा दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को, सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है ना, कि मेजोरिटी ऑफ नंबर में बढ़ा दिया गया। और नंबर ऑफ मेंबर इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नो यूनिफॉर्म, मतलब इनको भी बढ़ाया गया, बट इनका कोई ऐसा डिटेल आया नहीं है, कैसा कुछ नंबर में आया नहीं है, बट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको तो राइज किया गया भाई 16 to 60 तक। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है, मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट एंड सो ऑन, है ना, कि इसने और भी ज़्यादा एम्पावर कर दिया जो वो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग थे, एट बोथ लेवल पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों पे कर दिया गया कि अब मेंबर को ये कह दिया गया कि भाई अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, रेजोल्यूशन भी ला सकते हो, और भी कुछ ऐसी प्रोविजन उनको दे दी गई, बेनिफिट दे दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, इट प्रोवाइडेड फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस with executive council of viceroy and governor, है ना, it provided first time for association of Indians with the executive council of viceroy and governor। अब देखा, अब इंडियंस को एग्जीक्यूटिव में लाया जाने लगा, पहले तो लेजिस्लेटिव में लाया गया उनको नॉमिनेट करके वायसराय के थ्रू, अब क्या किया गया, अब इंडियन को ये जो हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, अब इसमें क्या किया जाने लगा कि इसमें इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया जाने लगा वायसराय के और गवर्नर के। तो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बन गए फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि फर्स्ट इंडियन वो कौन थे जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी, तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, और कौन से एक्ट के थ्रू की थी, तो इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के थ्रू की थी। और इस टाइम का प्रेसिडेंट कौन था, इस टाइम का वायसराय कौन था, ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, it appointed as the law member, who appointed as the law member, Satyendra Prasad Sinha appointed as the law member। okay, then it introduced system of communal representation। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट इसका है, और इस पे मल्टीपल टाइम इस पे क्वेश्चन आया है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था, तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के थ्रू बनाया गया था communal representation। okay, for Muslim by accepting concept of separate electorate का मतलब क्या है, under this Muslim member were to be elected only by Muslim वोटर्स, कि मुस्लिम जो मेंबर थे वो मुस्लिम वोटर्स के थ्रू ही इलेक्ट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और कम्युनिटी के लोग उनको जाके कर देंगे, इलेक्ट कर देंगे या वोट दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लगा था। एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, ये एक्ट क्या किया, इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को क्या लीगलाइज्ड कर दिया, लीगल कर दिया कि भाई कम्युनल है तो चलो सही है, मुस्लिम को करे और बाकी सब एक दूसरे में करे, है ना। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कम्युनलिज्म को लीगलाइज कौन सा एक्ट किया था, तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, है ना। और सेपरेट इलेक्टोरेट को कौन से एक्ट के थ्रू मान्यता मिल गई थी, कौन से एक्ट के थ्रू एक्सेप्ट कर दिया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना, 1909। एंड देखो इसमें क्या है, मिंटो जो है मिंटो को कैसे जाना जाने लगा, नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है, it provided separate representation of presidency, corporation, chamber of commerce and university and जमींदार। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसमें लिखा है तो मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़ा सा अब हिस्टोरिकल अब चलेगा और इसके बाद मुझे लगता है कि आपका आ जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो इसी को जाना जाता है। इसके बाद एक दो तीन इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे, 3 इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे और उसके बाद हमारा क्राउन रूल खत्म हो जाएगा और हमें मिल जाएगी आज़ादी। और आज़ादी के लिए भी कौन से एक्ट बनाए जाएंगे और किस तरीके के बनाए जाएंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ऑन अगस्त 1917 1917 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया पहली बार कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जब बहुत मार धाड़ मच गई, गांधी जी आ गए, पूरे आंदोलन होने लगा पूरे इंडिया में और इनकी होगी हालत खराब। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो चुका था, तो उसके बाद अब इनका होने लगा कि भाई फर्स्ट क्या सेकंड भी स्टार्ट ही हो गया था 1914 से, 1914 समथिंग में ऐसा सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड ही चल रहा था। और ये सारी चीज़ें अपनी वर्ल्ड वॉर के टाइम की और बहुत तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर चल रहा था। तो उसमें क्या हो गया कि तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया और उसमें क्या बताया गया, 20 अगस्त 1917 को बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है पहली बार कि इनका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि अब ये ग्रेजुअल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में, है ना, कि इंडिया में अभी तक जो गवर्नमेंट थी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी भाई, अब हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 कम इनटू फोर्स इन 1921। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब इन्फोर्स किया गया 1921 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब इन्फोर्स किया गया था, इन्फोर्स किया गया 1921 में। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, अब मॉन्टेग्यू कौन थे, मॉन्टेग्यू थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड कौन थे, चेम्सफोर्ड थे उस टाइम के वायसराय इंडिया के, है ना। तो देखिए पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट कब से आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू आया था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कब आया था, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, कम इनटू फोर्स इन 1921। और इस टाइम भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। इस टाइम भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, मॉन्टेग्यू था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, मॉन्टेग्यू था। ओके, अब चलिए हम इसके फीचर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। फीचर में क्या है, इसने रिलैक्स्ड किया सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसीज, कि जो इसने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया सेंट्रल कंट्रोल को, किस पे, प्रोविंसीज को, मतलब इसने प्रोविंसीज को थोड़ा सा ज़्यादा लिबरेशन दे दिया, कि थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम दे दिया। कैसे किया था ये काम इसने, बाय सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट। इसने सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया था, है ना। सेंट्रल एंड प्रोविजनल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑथराइज टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ओके, कि इसने पहले तो ये इसने रिलैक्स किया सेंट्रल कंट्रोल को ओवर प्रोविंसीज पे। कैसे, कि इसने सेपरेट कर दिया तो सब्जेक्ट, कि इसने कह दिया कि सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर अब ऑथराइज हो गए हैं लॉ बनाने के लिए, किस पे, ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, कि उनके अपने अपने जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं उन पे वो लॉ बनाएंगे। ये नहीं कि अब सेंट्रल ही सारे जगह के लिए लॉ बना रहा है, उस तरीके से का प्रोसेस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया। अब ये कह दिया गया कि प्रोविंसीज अपने लॉ बना सकती है। हाउएवर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज। ओके, उसके बाद ये हो गया, इट फर्दर डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट।
प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट। इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट, ओके, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। पहले तो इसने पहले पॉइंट में इसने क्या किया, इसने सेंट्रल का जो कंट्रोल था प्रोविंसेस पे उसको कम किया। क्यों, कैसे कम किया? सेपरेट कर दिया सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को। उसके बाद क्या किया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको इसने 2 पार्ट में बांट दिया। उनको इसने क्या किया, 2 पार्ट में बांट दिया। कौन से वो 2 पार्ट के नाम क्या थे? पहले का नाम था ट्रांसफर्ड और दूसरे का नाम था रिजर्व्ड। अब ट्रांसफर जो सब्जेक्ट थे वो क्या थे? ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विथ द एड ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्ट्रेटेड होते थे किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। और किसके एड से, किसकी मदद से? मिनिस्टर के मदद से। और वो मिनिस्टर होते थे, क्या होते थे? रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। उसके बाद क्या होता था? रिजर्व सब्जेक्ट होता था दूसरा। और ये ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट किसके थे? प्रोविंसी के थे या सेंटर के थे? तो प्रोविंसीज के थे। ओके, तो रिजर्व सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर, इट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो मिनिस्टर्स के एड से होते थे, कंप्लीट गवर्न की एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो गवर्नर के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे। और उनके विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी, टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक। ये जो डायरकी टर्म है ना, ये टर्म है, ये कहाँ से फॉर्म हुआ था? ये ग्रीक से फॉर्म हुआ था। और इसका मीनिंग ये है डुअल रूल। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने इतने महान किए थे वो अनसक्सेसफुल रहा, कि इतना ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट का कुछ कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होके आया नहीं। बट यहाँ से ना एक डुअल गवर्नमेंट की एक डुअल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आने लगा। क्योंकि अब इन्होंने चूंकि पहले ही बोल दिया था कि भाई हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो ऐसा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। तो समझ गए कि इसने पहली बार क्या किया? इस एक्ट ने बाई कैमरलिज्म को और डायरेक्ट इलेक्शन को कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था। दस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या कंसिस्ट होता था? एक अपर हाउस था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, और एक लोअर हाउस होता था जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था? लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर दोनों हाउसेस के कैसे चूजन होते थे? डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूजन किए जाते थे, थ्रू लाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिक्वायर 3 of 6 member of Viceroy executive council. It required 3 of 6 member of Viceroy executive council to be Indian. इसने क्या कर दिया कि भाई अब जो वायसराय के 6 मेंबर है ना काउंसिल के, उसमें 3 होंगे अब इंडियन। जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें होते थे 6 मेंबर, तो इसने ये कह दिया कि अब ये 6 मेंबर में 3 होंगे इंडियन होने चाहिए बस। बट अदर देन कमांडर इन चीफ, बट कोई भी इंडियन कमांडर एंड चीफ नहीं होना चाहिए, ये अपना ब्रिटिशर्स ही रहेगा। लेकिन 6 लोगों की कमिटी, 6 लोगों की जो एक काउंसिल है उसमें 3 मेंबर इंडिया के होने चाहिए। अब देखिए इंडियंस के धीरे धीरे पहुंच एकदम वायसराय के हेड ऑफिस तक पहुंचने लगी थी। इट एक्सटेंडेड
प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसने एक्सटेंड किया, इसने एक्सटेंड किया। किसने? कौन सा एक्ट है ये? कौन सा एक्ट हम पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये इसने एक्सटेंड किया प्रिंसिपल को, कौन से प्रिंसिपल को? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को, बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इसने एक्सटेंड कर दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। तब तक तो देखो गांधी जी अभी तक चुप हैं, जब तक सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, इंडियन के जो क्रिश्चियन थे, जो एंग्लो इंडियन थे, यूरोपियन को भी सेपरेट मिल रहा था, मुस्लिम को भी सेपरेट मिल रहा था, तब तक गांधी जी देखो चुप हैं। गांधी जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है यहाँ पे। जैसे बात आएगी ना डिप्रेस क्लास की कि हमारे हिंदू में छेड़छाड़, वैसे यहाँ गांधी जी एकदम फुल एक्टिव हो जाएंगे, जेल में है उसके बावजूद, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था, इसने इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया इसने? और पहले तो सिर्फ मुस्लिमों को दिया जा रहा था, अब किसको दिया जाने लगा? अब सिख को भी दिया जाने लगा, इंडिया में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती थी उनको भी दिया जाने लगा, एंग्लो इंडियंस को भी दिया जाने लगा और यूरोपियंस को भी दिया जाने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कितनी बार? बहुत बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का कब क्रिएट किया गया था या इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू। और ये कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। हमेशा तो भारत ऑप्शन देता है, तो ये हो गया कि हाँ भाई जब ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया है तो इंडिया में ही रहा होगा, लेकिन नहीं, ये कहाँ था? ये लंदन में था, इन लंदन में हुआ था ये क्रिएशन जो हुआ था। इट प्रोवाइडेड establishment of public service commission. It provided establishment of the public service commission. Hence Central Public Service Commission set up in 1926 for recruiting civil servants. Okay, it separated first time provisional budget from central budget. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से कब अलग किया गया, कब सेपरेट किया गया था क्राउन रूल में? तो ये 1919 में किया गया था। एंड ऑथोराइज द प्रोविजनल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर था उसको ऑथोराइज किया गया कि भाई आप अपना बजट इनेक्ट कर सकते हो, आप अपना बजट को बना सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इट प्रोवाइडेड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद साइमन कमीशन आता है और फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ओके, इट प्रोवाइडेड ये जो एक्ट था 1919 का, इसने क्या प्रोवाइड किया, क्या प्रावधान किया? इसने प्रावधान ये कर दिया कि इसने ये बोल दिया कि भाई हम अपॉइंट करेंगे स्टैट्यूटरी कमीशन का, स्टैट्यूटरी एक वैधानिक कमीशन का हम प्रोविजन करेंगे जो इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट देगी हमारे काम के। इस एक्ट के थ्रू जो एक्ट हमारा 1919 का बना था उसमें जो भी काम हुए हैं उससे कितनी भारतीय जनता प्रभावित हुई है, इस पे एक रिपोर्ट देने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमेटी का हम गठन करेंगे। कब? आफ्टर 10 ईयर ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स, कि जब 1919 का जो एक्ट है वो मतलब आ जाएगा, जब वो फोर्स हो जाएगा और उसके बाद वो किस तरीके से काम कर रहा है ये एक्ट, ये भारतीय जनता पे कितना प्रभाव डाल रहा है, ये अपने जो इसका पॉइंट था, जो इसके कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट थे, जो इसके मेन इसको बनाने के पीछे का जो मेन फिलॉसफी था वो इम्प्लीमेंट हो पाया है ठीक तरीके से कि नहीं हो पाया है। इन सब चीज़ों की जांच करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन, एक वैधानिक कमीशन को बनाया जाएगा। कब? 10 साल बाद। 10 साल का समय इन्होंने लिया था कि हम 10 साल बाद बनाएंगे कि 1919 का एक्ट अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आगे का क्या पॉइंट है? आगे ये पॉइंट है कि साइमन कमीशन इन नवंबर 1927 में 2 ईयर बिफोर ऑफ शेड्यूल्ड को, ये साइमन कमीशन बेसिकली ना यही स्टैट्यूटरी कमीशन है जो कि 1919 के एक्ट को की जांच करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए बनाया गया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि
10 साल बाद बनाएंगे, तो 1919 के 10 साल बाद कब क्या होगा? 1919 का 10 साल बाद होगा 1900 मतलब 1929, लेकिन ये तो 1927 में ही आ गया, तो 2 साल पहले हो गया ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल साइमन कमीशन बन गया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, पहले तो यही देख लो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, डायरेक्ट लिखा नहीं है बट क्वेश्चन आता है इसको लेके। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसमें कि चेयरमैन कौन था? सर जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन भी पड़ गया था। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7 मेंबर, कितने मेंबर थे इसमें? 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। कब फॉर्म हुआ था? नवंबर 1927 को फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म होना था? 1929 में फॉर्म होना था। किसके थ्रू फॉर्म हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू फॉर्म हुआ था। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन था। क्या था? स्टैट्यूटरी कमीशन था, और इसके चेयरपर्सन कौन थे? सर जॉन साइमन थे इसके चेयरपर्सन। इट रिपोर्ट on the condition of India under its new constitution. ओके, इसने रिपोर्ट किया था कि इंडिया की क्या कंडीशन है उसके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। ऑल द मेंबर ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश। ओके, इस कमीशन के जो साइमन कमीशन हमारा बना था, इसके सभी मेंबर, सभी कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। चेयरमैन कौन था? साइमन थे, जॉन साइमन करके, है ना, सर जॉन साइमन थे चेयर मेंबर। तो ये सारे मेंबर ना ब्रिटिशर्स थे। तो जब ब्रिटिशर्स थे तो ऑल द पार्टी बायकॉट द कमीशन, और सभी पार्टियां जो भारत में उस टाइम, सभी जितनी भी पार्टियां थीं जो अपने फ्रीडम और वगैरह चीज़ों के लिए खड़ी हो रही थी, उन सब ने बायकॉट कर दिया कि भाई तुम इंडिया पे रिपोर्ट बना रहे हो, इंडिया की इंक्वायरी कर रहे हो, इंडियन कोई है नहीं, तुम आए ब्रिटिश से, तुम क्या रिपोर्ट बना लोगे, है ना। तो रिपोर्ट बनाने के लिए पहले उस सिचुएशन में आपको रहना भी तो चाहिए। तो वही वो वाला पॉइंट था, यही इसी के थ्रू इन्होंने बायकॉट कर दिया था सभी पार्टियों ने। और बेसिक था कि पूरी जनता ने ही साइमन गो बैक का ऐसा बहुत सारा स्लोगन भी हुआ था, और बहुत उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था साइमन कमीशन का। ओके, तो क्या हो गया? कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। ये जो कमीशन थी इसने रिपोर्ट अपनी कब सबमिट की थी? 1930 में। एंड रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था? एबोलिएशन ऑफ डायरकी, कि भाई ये जो डायरकी का सिस्टम तुमने बना रखा है इसको तुम कर दो खत्म, एबॉलिश कर दो। एंड एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, और जो प्रोविंसेस है उसमें आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को और एक्सटेंड करो और बढ़ा दो। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट कंटिन्यू। ये एक इसका मेजर पॉइंट ये था कि इसने क्या बोला कि कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो आपने दिया है उसको कंटिन्यू करिए, उसको आप आगे जारी रखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये कम्युनलिज्म में बढ़ा के, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ों की इसने रिपोर्ट दी थी। टू कंसीडर प्रपोजल ऑफ द कमीशन, इस कमीशन के प्रपोजल को कंसीडर करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंडेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कन्वेंट करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बातचीत और विचार डिस्कशन करने के लिए बैठक बुला ली गई, जिसका नाम था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने लगा। किसके थ्रू? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट, है ना, कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस में हुआ था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, और इंडियन प्रिंसली स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन व्हाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ज्वाइंट स्टेट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, तो ये जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया था, जिसमें कि तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे भीमराव अंबेडकर साहब ने, और दूसरे में पार्टिसिपेट किया था हमारे गांधी जी ने और कांग्रेस के कुछ मेंबर में, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट का कुछ हुआ था, बट वो उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाया, तो उसके बाद कांग्रेस ही हट गए वहाँ से। तो ये हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये जो पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, इसमें क्या किया गया? जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया इसमें एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एक जो इसका क्रक्स निकाला गया ना, वो वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के रूप में प्रिपेयर किया गया और सबमिट किया गया फॉर कंसिडर करने के लिए
कहाँ पे सबमिट किया गया? ऑफ द ज्वाइंट सेलेक्टेड कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेलेक्टेड कमिटी को के कंसिडरेशन के लिए सबमिट कर दिया गया। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद सीधे आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, हम हो जाएंगे आज़ाद। तो ये इस टाइम का जो क्राउन रूल के सारे एक्ट है ना, इसमें 1909 के बाद से सारे ही एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे काम हुए थे जो हमारी इंडिया को आज़ादी के थ्रू आज़ादी की तरफ बढ़ा रहे थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो ये हो गया कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको उस पर डिस्कशन करने के लिए किया गया। साइमन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि आप डायरकी को एबॉलिश करिए और जो आप ये कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाइए प्रोविंसीज में, और कम्युनल इलेक्टोरेट का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, इसको आगे करते जाइए, और सो ऑन, बहुत सारे और भी ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन दिए थे। और इनकी रिकमेंडेशन को कंसीडर करने के लिए भी ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो क्रक्स था, जो रिजल्ट था, उसको व्हाइट पेपर में लाया गया और ये व्हाइट पेपर के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में बनाया गया और इसको प्रिपेयर किया गया और फिर इसको सबमिट कर दिया गया कंसिडर करने के लिए टू द ज्वाइंट सेलेक्टेड कमिटी ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, ये ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या तो कह सकते हैं व्हाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे जो रिकमेंडेशन दिया उसको उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कम्युनल अवार्ड के बारे में कि क्या कम्युनल अवार्ड है और क्या नहीं है और किस तरीके का काम इसमें हुआ था। इन अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड, जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, अनाउंस किए स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़, जो कम्युनल अवार्ड है। तो जो 1932 में, अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्कीम अनाउंस की। उस स्कीम में क्या था? उन्होंने बोला कि भाई हम माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें क्या था? विच कम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यू spread electorate for Muslim, Sikh, Indian, Christians, Anglo-Indian and Europeans, but also extended it to depressed class, scheduled class. Okay, तो कम्युनल अवार्ड बेसिकली यही था। रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट थे, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था। कम्युनल अवार्ड क्या था? सीधे लाइन में क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनल अवार्ड क्या था, किसके कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, जो लाया वो उस टाइम पे कौन था, ये सब चीज़ें तो अपने अपने जगह पे है। बट सीधे लाइन का क्वेश्चन ये आ सकता है कि कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या होता है। तो ये माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम थी, ठीक है ना। इसको ही जाना जाता है कम्युनल अवार्ड के नाम से। अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, है ना। अब इसको जो कम्युनल अवार्ड है ना, कम्युनल अवार्ड को या ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है, इसको और किसके थ्रू एक्सटेंड करने के लिए बोल दिया कि भाई हम डिप्रेस क्लास को भी देंगे, चलो हम शेड्यूल क्लास को भी देंगे। गांधी जी का हो गया दिमाग खराब। गांधी जी उस टाइम क्या बोले? गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन to depressed class and undertook fast unto death in यदवरा जेल पूना। गांधी जी बोले ये सब नहीं चलेगा, ये अपना कम्युनल अवार्ड रखो अपने पास, सेपरेट क्लास को नहीं मिलना चाहिए। सेपरेट क्लास हमारा भाई हिंदू है, हम अपने में समझ बूझ लेंगे, इसमें क्या बात होगी, है। तो फिर गांधी जी ने क्या कर दिया कि हम मरने तक का, अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ, कि मरने तक का बोल दिया कि या तो ये कम्युनल अवार्ड हटाओ यहाँ से, नहीं तो भाई मैं अनशन करके मर ही जाऊंगा, है ना। तो उसमें क्या हो गया? यदवरा जेल पूना में थे।
उस टाइम पे गांधी जी जेल में थे, यदवरा पूना में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि पूना यदवरा जेल में कब थे, कम्युनल अवार्ड के टाइम गांधी जी कहाँ पे थे, तो यदवरा जेल में थे। और यदवरा जेल कहाँ पे था, पूना में था। टू गेट द अवार्ड मॉडिफाई करने के लिए, कि अवार्ड को मॉडिफाई करो, ये सब बकवास नहीं हो सकती है अब इंडिया में। बहुत तुम लोगों ने ऐसे सेपरेट कम्युनलिज्म कर लिया यहाँ पे। उसके बाद होता है कि देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन लीडर ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस क्लास। तो गांधी जी को तो भाई बहुत इंपॉर्टेंस थी, गांधी जी को ऐसे कैसे कोई क्या फास्ट करने दे सकता था। तो एग्रीमेंट हो गया किसमें, कांग्रेस के लीडर में और डिप्रेस क्लास के लीडर में। डिप्रेस क्लास के लीडर बेसिकली उस टाइम अपने भीमराव अंबेडकर साहब थे, और कांग्रेस की तरफ से उस टाइम मदन मोहन मालवीय जी ने किया था साइन, क्योंकि गांधी जी तो अपने थे जेल में। तो एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पूना पैक्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड है। कि एग्रीमेंट बिटवीन किसमें हुआ था, पूना पैक्ट किसमें साइन हुआ था, तो कांग्रेस और डिप्रेस क्लास में साइन हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने रिटेन किया हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस क्लास। इसने डिप्रेस क्लास को बहुत सारी सीट प्रोवाइड कर दी गई, उसमें बहुत सारी सीटें प्रोवाइड कर दी गई थी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, तो अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हमारी हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब मैं हमारी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको भी लूँ और फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को भी लूँ, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में रखती हूँ। हाँ, और इसको आप लोग बार बार रिपीटेशन पे देखिए, और उसके बाद मैं ये क्लास अपनी दूसरी क्लास बनाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर वो देखने में भी क्या बोर होने लगता है, फिर स्टडी इतनी इफेक्टिव हो नहीं पाती है। ठीक है, तो हम आज की क्लास अपनी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम अपने आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आज़ादी के बाद तक। उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्राउन रूल, और ये वाला चैप्टर हमारा कंपनी रूल और क्राउन रूल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसी तरह आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए अपना हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू।